सड़क दुर्घटना में हुई सुमित की मृत्यु ने रागिनी के परिवार को बुरी तरह झकझोर दिया था। सबसे ज्यादा फिक्र सब लोगों को रागिनी को लेकर थी। बीए की परीक्षा के तुरंत बाद रागिनी की सास ने रागिनी को एक शादी में देखकर अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया था और शादी के लिए जल्दी मचा दी थी। रागिनी के घर वालों ने कहा भी था कि रागिनी को कोई कोर्स कर लेने दे, लेकिन उसकी सास ने बड़े दर्प से कहा था, हमारे घर की बहू को कभी नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। सुमित को सरकारी नौकरी है, अच्छी तनख्वाह पाता है, घर परिवार की उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। बाप ने बढ़िया कोठी बनवा ही दी है, इतना कैश भी छोड़ ही जाएंगे कि दोनों बेटे अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सके। उनकी बात गलत भी नहीं थी। रागिनी सुमित के साथ बहुत खुश थी। पैसे की तो खैर कमी थी ही नहीं, लेकिन शादी के 8 साल ही बाद सुमित उसे 2 बच्चों के साथ यूं छोड़कर चला जाएगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। वैसे रागिनी के सास ससुर का व्यवहार उसके साथ बहुत स्नेहपूर्ण और संवेदनशील था। रागिनी के भाई और पिता आश्वस्त थे कि उसका देवर और सास ससुर उसका और बच्चों का पूरा ख्याल रखेंगे। मगर रागिनी की चाची का कहना था कि यह सब मुंह देखी बातें हैं, हम लोगों को अभी सब बातें साफ कर लेनी चाहिए। और उठावनी होते ही उन्होंने रागिनी की माँ से कहा कि वह उसकी सास से पूछे कि रागिनी अब कहाँ रहेगी, हमारे साथ लखनऊ में रहेगी, बच्चों की छुट्टियों में आप लोगों के पास दिल्ली आ जाया करेगी। सुमित की बरसी के बाद उसके लिए उपयुक्त घर वर देखना शुरू करेंगे। सास का स्वर कोशिश करने के बावजूद भी भर्रा गया। आजकल कुंवारी लड़कियों के लिए तो उपयुक्त घर वर मिलते नहीं बहन जी। रागिनी बेचारी के तो 2 बच्चे हैं, चाची बोली। मनयोग से चेष्टा करने पर सब मिल जाता है बहन जी, कोई न कोई विकल्प तो तलाशना ही होगा, क्योंकि रागिनी को हमने न तो कभी बेचारी कहलवाना है, न ही उसे एक बेवा की निहीर और बोसीदा जिंदगी जीने देना है, उसकी सास ने दृढ़ स्वर में कहा और रागिनी की माँ की ओर मुड़ी। फिलहाल तो हमें यह सोचना है कि अभी रागिनी के पास कौन रहेगा, आप या मैं। खैर कोई जल्दी नहीं है, रिश्तेदारों के जाने के बाद तय कर लेंगे। सबने यही मुनासिब समझा कि रागिनी की माँ उसके साथ रहे। रागिनी का देवर साहिल जयपुर के एक कॉलेज में था। वह हर दूसरे सप्ताहांत में आ जाता था। उसके आने से बच्चे तो खुश होते ही थे, रागिनी भी उसकी पसंद का खाना बनाने में रुचि लेती थी। देवर भाभी में थोड़ी नोक-झोंक भी हो जाती थी। साहिल उम्र में रागिनी से कुछ महीने बड़ा था। कहता तो भाभी ही था, लेकिन व्यवहार दोस्ती का था। तुम्हारे आने से सबका दिल बहल जाता है साहिल, लेकिन तुम्हारी छुट्टियां खराब हो जाती है, रागिनी की माँ ने कहा। यहाँ आकर मेरी छुट्टियां भी मजे से गुजर जाती हैं माँ जी। वहाँ छुट्टी के दिन सोने या पढ़ने के सिवा कुछ नहीं करता। दोस्तों के साथ समय नहीं गुजारते। दोस्त है ही नहीं। पीएचडी करने के दौरान सोने खाने का समय ही नहीं मिला। जो दोस्त थे उनसे भी संपर्क नहीं रहा, और लड़कियां तो माँ जी मुझ जैसे पुस्तक प्रेमी की ओर देखती भी नहीं, साहिल हंसा। अब तो पीएचडी कर ली है, इसलिए दोस्त बनाऊंगा माँ जी, मगर लखनऊ जाकर। मैं चीकू रिया के साथ रहने के लिए लखनऊ में नौकरी की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है जल्दी ही मिल जाएगी, साहिल ने बताया। बच्चों की परीक्षा होने तक रागिनी भी संभल चुकी थी और बड़ी शांति से अपनी गृहस्थी को समेट रही थी। साहिल को भी लखनऊ में नौकरी मिल गई थी। जब रागिनी की माँ दिल्ली लौटकर आई तो वह रागिनी की ओर से पूर्णतः निश्चिंत थी। सबके पूछने पर उसने बताया, सुमित को तो वे वापस नहीं ला सकते, मगर ससुराल वाले बहुत सुलझे हुए लोग हैं और इसी कोशिश में रहते हैं कि रागिनी को हर तरह सुखी रखे। देवर ने भी बच्चों के साथ रहने की खातिर लखनऊ में नौकरी ढूंढ ली है। बच्चों के साथ रहने को या यह देखने को कि कहीं सारी कोठी पर रागिनी का कब्जा न हो जाए, चाची ने मुंह बिचकाया। चलो इसलिए सही, पर उसके रहने से हमारी बेटी और बच्चों का मन तो बहला रहेगा, माँ ने कहा। तब तक जब तक उसकी शादी नहीं होती, अपना घर संसार बसाने के बाद कौन भाई के उजरे चमन को सींचने आता है। मेरी मानो, तुम उन लोगों की बातों में न आकर रागिनी के सास ससुर से कहो कि वे उसे कोई अच्छा सा बिजनेस करा दे, उसका दिल भी लगा रहेगा और निजी आमदनी भी हो जाएगी, चाची ने सलाह दी। मगर रागिनी को तो बिजनेस का क ख ग भी नहीं मालूम, माँ ने कहा। रागिनी को ना सही, रोहित को तो मालूम है, एमबीए कर रहा है, बहन की मदद करने को नौकरी के बजाय उसके साथ काम कर लेगा, चाची बोली। एक बार दिल्ली आने पर जब वह सबको बता रही थी कि उसे आशंका थी कि
बनारस में पले बढ़े बच्चे लखनऊ के बच्चों के साथ शायद न चल सके, मगर चीकू और नेहा ने तो बड़ी आसानी से नए परिवेश को अपना लिया है। तो चाची ने पूछा, लेकिन इन्हें संवारने के चक्कर में तुमने अपने लिए भी कुछ सोचा है या नहीं? मेरा सर्वस्व जीवन तो अब ये बच्चे ही है चाची। इनका भविष्य संवारने के अलावा मुझे और क्या सोचना है? इससे पहले कि चाची कुछ और बोलती, बच्चों ने आकर कहा कि वे वापस लखनऊ जाना चाहते हैं। चाची की वजह पूछने पर बोले, हमारा यहाँ दिल नहीं लग रहा। लखनऊ में तो चाचा के साथ छुट्टी के रोज सुबह घुड़सवारी करने जाते हैं और टेनिस तो रोज ही शाम को खेलते हैं। हमने चाचा को भी फोन किया था, उनका भी दिल नहीं लग रहा। कहते थे मम्मी से पूछ लो, अगर वे कहती है तो मैं अभी लेने आ जाता हूँ। आप क्या कहती हैं मम्मी? तुम्हें और तुम्हारे चाचा को उदास तो कर नहीं सकती, इसलिए चलो ड्राइवर से कहो हमें छोड़ आएगा। लेकिन तब तक नेहा ने साहिल को आने के लिए फ़ोन कर दिया। साहिल के आने से बच्चे बहुत खुश हुए। बाप की कमी महसूस नहीं होने देता बच्चों को। सबके जाने के बाद रागिनी के पिता ने कहा, चाची बोली, जब तक अपनी शादी नहीं हो जाती भाई साहब, हमें साहिल की शादी अपने परिवार की लड़की से करवानी चाहिए, ताकि अगर वह रागिनी को कुछ तकलीफ दे तो हम उसकी लगाम तो कस सके। मगर अपने परिवार में लड़कियां है ही कहाँ? मेरे पीहर में है, मैं देखती हूँ। चाची ने बड़े इत्मीनान से कहा। सुमित की बरसी के कुछ दिन बाद ही चाची अपनी भांजी का रिश्ता साहिल के लिए लेकर रागिनी की ससुराल पहुंच गई। अब घर में कुछ खुशी भी आनी चाहिए। जरूर आएगी बहन जी, लेकिन पहले रागिनी की जिंदगी में, रागिनी की सास ने कहा। उसे व्यवस्थित करने के बाद ही हम साहिल के बारे में सोचेंगे। व्यवस्थित करने वाली बात आप सही कह रही है। रागिनी को कोई बिजनेस करा दीजिए। मेरे बेटे ने अभी एमबीए किया है, वह रागिनी के अनुकूल अच्छा प्रोजेक्ट सुझा सकता है। चाची उत्साह से बोली, रागिनी को रोजी रोटी कमाने की कोई मुसीबत नहीं है। सुमित ही उसके लिए बहुत कुछ छोड़ गया है और ससुर भी बहुत कमा रहे हैं, लेकिन जीने के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग रागिनी को बेवा की वो सीधा जिंदगी ज्यादा दिन तक नहीं जीने देंगे। आप लोगों को उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ना चाहते हुए भी रागिनी की सास का स्वर तल्ख हो गया था। मगर रागिनी ने तो बच्चों को अपना सर्वस्व बना लिया है। वह उनकी जिम्मेदारी किसी अनजान आदमी से बांटने या शादी करने को तैयार नहीं होगी। रागिनी की सास कुछ सोचने लगी। कहती तो आप सही है, फिर भी रागिनी को अब मैं ज्यादा रोज तक उदास और सादे लिबाज में नहीं देख सकती। कोई न कोई विकल्प तो खोजना ही होगा, उसने दृढ़ स्वर में कहा। चाची ने उसकी ओर देखा। हमेशा ठसके से सजी सबरी रहने वाली रागिनी की सास सादी सी शिफॉन की साड़ी पहने थी। अगर बहू बेवा की वेशभूषा में रही तो तुम्हारा श्रृंगार पिटार कैसे होगा महारानी? चाची ने विद्रूपता से सोचा। अगले सप्ताह रागिनी के ससुर ने रागिनी के पिता को फोन किया कि वे उन लोगों से कुछ विचार विमर्श करना चाहते हैं, इसलिए क्या वह सपरिवार लखनऊ आ सकते हैं? मुझे पता है कि क्या विचार विमर्श करेंगे, चाची ने हाथ नचाकर कहा। रागिनी शादी के लिए तैयार नहीं हो रही होगी, इसलिए चाहते होंगे कि हम उसे अपने पास रख ले, ताकि उसकी सास फिर सज संवर सके। रागिनी की ससुराल वाले बड़े सुलझे हुए लोग हैं, वे ऐसा सोच भी नहीं सकते। हमें उनकी बात सुनने से पहले न अटकन लगानी है न सलाह देनी है, रागिनी के पिता ने कहा। रागिनी के सास ससुर तो समाने लग रहे थे, मगर रागिनी कुछ अनमनी सी थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हम लोग रागिनी का पूर्ण विवाह करना चाहते हैं, रागिनी की सास ने कहते हुए चाची की ओर देखा। और इन्होंने ठीक सोचा था कि रागिनी अपने बच्चों की जिम्मेदारी किसी और के साथ बांटने को तैयार नहीं होगी। रागिनी ही नहीं, साहिल भी बच्चों की जिम्मेदारी किसी गैर को सौंपने को तैयार नहीं है। साहिल का कहना है कि वह आजीवन उन्हें संभालेगा और अविवाहित रहेगा, क्योंकि बीवी को उसका दिवंगत भाई के बच्चों पर जान छिड़कना पसंद नहीं आएगा। रागिनी के ससुर बोले, मैं भी उसके विचारों से सहमत हूँ, क्योंकि एक अतिरिक्त परिवार की जिम्मेदारी निभाने वाले व्यक्ति का अपना विवाहित जीवन तो कदापि सुखद नहीं हो सकता। वैसे भी साहिल को लड़कियों या शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, मगर शादी से ऐतराज भी नहीं है, अगर रागिनी से हो तो, रागिनी की सास ने कहा।
दोनों ही बच्चों को किसी तीसरे से बांटना नहीं चाहते और उनकी परवरिश में ज़िंदगी गुजारने को कटिबद्ध है। जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक तो ठीक है, मगर जब ये समझने लायक होंगे कि लोग उनकी माँ और चाचा को लेकर क्या कहते हैं, तब सोचिए उन पर क्या बीतेगी। वैसे लोग तो कहेंगे ही, उनका मुंह बंद करने का तो एक ही तरीका है, साहिल और रागनी की शादी। मगर उसके लिए रागनी नहीं मान रही। मगर क्यों? साहिल में कोई कमी तो है नहीं, रागनी की माँ ने कहा। इसलिए तो मैं उससे शादी नहीं करना चाहती माँ। उसे एक से एक बढ़िया कुंवारी लड़की मिल सकती है, तो फिर वह 2 बच्चों की माँ से शादी क्यों करे? रागनी ने पूछा। इसलिए रागनी की वे दोनों बच्चे मेरी जिंदगी का अभिन्न अंग है, जिन्हें सिर्फ तुम स्वीकार कर सकती हो, कोई कुंवारी लड़की नहीं। साहिल ने किसी के बोलने से पहले कहा। एक बात और रागनी, मैं किसी मजबूरी या दयावश तुमसे शादी नहीं कर रहा, बल्कि इसलिए कि जब शादी करनी ही है तो किसी अनजान लड़की के बजाय जानी पहचानी तुम बेहतर रहोगी। तुम्हें लेकर मेरे मन में कोई पूर्वाग्रह नहीं है। मैंने तुम्हें भाभी जरूर कहा है, लेकिन देखा एक दोस्त की नज़र से ही है, और दोस्त तो अक्सर शादी कर लेते हैं। रागनी का भाई राहुल बोला। खुद हिम्मत ना करे तो दोस्त बढ़कर करवा देते हैं यार। साहिल हंसा। तो तुम्हारी शादी हम करवा देते हैं, राहुल भी हंसा। मगर रागनी माने तब ना, उसे बेकार का वहम है भी है कि उसे सुहाग का सुख है ही नहीं। तभी सुमित की असमय मृत्यु हो गई। जब उसके घर वाले मान गए हैं तो रागनी भी मान जाएगी। रागनी के ससुर बोले। उसकी यह शंका कि दूसरी शादी करके वह सुमित की यादों के साथ बेवफाई कर रही है, तो मैं दूर कर देता हूँ। सुमित तुम्हें बच्चों की जिम्मेदारी सौंप कर गया है, जो तुम अकेले तो निभा नहीं सकती। हम तुम्हारा पुनर्विवाह करना तो चाहते थे, लेकिन साथ ही यह सोचकर भी विहल हो जाते थे कि किसी अनजान आदमी को अपने सुमित की निशानियां कैसे सौंपेंगे। लेकिन साहिल के साथ ऐसी कोई परेशानी नहीं है। दूसरे सुमित की जितनी आयु थी वह उतनी जीकर मरा है। साहिल की जितनी आयु है वह तुमसे शादी करे या ना करे उतनी ही जिएगा, और कोई शंका या ऐतराज नहीं पापा जी। रागनी ने सिर झुकाकर कहा। लेकिन उसके रिक्तम होते गला बहुत कुछ कह गए। आप ठीक कहते थे भाई साहब। रागनी के ससुराल वाले बहुत सुलझे हुए लोग हैं। चाची के स्वर में अपनी हार के बावजूद भी उल्लास था। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब